नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज विश्व कैंसर दिवस है। हर साल 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपके राज्य में, आपके शहर हल्द्वानी में कैंसर के इलाज की क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, इसे जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान में, जो कि सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीन है और 2019 में इसे स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल गया है। इस इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं डॉक्टर केसी पांडे जी, जो कि फाउंडर भी रहे हैं संस्थान के। दोस्तों, इस संस्थान का कितना योगदान रहा है पूरे उत्तराखंड के कैंसर पेशेंट्स को इलाज देने में, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर केसी पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर, पिछले 17 सालों से आप अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। बतौर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपने बहुत सारे मरीजों का ट्रीटमेंट किया है। आज विश्व कैंसर दिवस के मौके पर क्या आप बोलना चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं के लिए? कैंसर क्या एक बहुत भयावह वर्ड है? क्या एक बहुत भयावह बीमारी है? पैसा और मौत के संशय के बीच झूलते तमाम परिजनों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कुछ भी होने पर एकदम सहम जाते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर कैलाश पांडे, मैंने MBBS और MD KGMC लखनऊ से किया है। उसके बाद मैंने 5 साल 2001 से 2005 तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस नई दिल्ली में काम किया है। 2005 में मैंने यहाँ सुशीला तिवारी ज्वाइन किया। 2005 से 2010 तक हमने स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और 2010 से हमारा ये कैंसर इंस्टीट्यूट प्रभावी है और मरीजों की हम सेवा करने में सक्षम है। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधाएं, तीनों ही सुविधाएं हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। जहाँ तक रही बात कैंसर की भयावहता की और इसकी, तो ये देखने में आ रहा है कि क्योंकि जब मैं 2010 में यहाँ पे आया था तो उस वक्त हमारे पास जो डेली OPD होती थी और टोटल हमारे जो पर ईयरली मरीज होते थे करीब वो 800 के आसपास थे, जो कि आज बढ़ के करीब करीब 8000 हो गए हैं 10 साल में। वैसे भी देश का जो डाटा है वो उसमें ये कहा गया है कि अगले 20 सालों में जो कैंसर का जो प्रति ईयर जो मतलब नए केसेज आ रहे हैं वो 3 गुने से 4 गुने हो जाएंगे। जैसे आज उत्तराखंड की अगर स्थिति की बात करें तो आज हमारे पास 15 से 20 हजार नए मरीज आते हैं। जो WHO का डाटा वो ये कह रहा है कि अगर 20 साल के बाद यही मरीज 60 हजार के आसपास पहुंच जाएंगे पर ईयर। तो ये कैंसर की सर, लोगों में जागरूकता आ रही है इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं या अचानक से ये बीमारी फैल रही है? लोगों में जागरूकता भी आ रही है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि कई चीजें, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, क्योंकि कैंसर एक वजह से नहीं होता है, कैंसर होने के जलवायु के भी कारण हैं। खाद्य जीवन शैली भी एक बहुत बड़ा कारण है। खाद्य पदार्थ है, जीवन शैली है, एनवायरमेंट है, हम पर्यावरण का भी दोहन कर रहे हैं, तो मल्टीफैक्टोरियल इसके कॉज हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है तो कैंसर की वो भी बढ़ रही है। तो कैंसर का डे बाई डे जो मतलब पर ईयर जो केसेस आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से तैयारियां इतनी हैं? हाँ, देश ने हमारे करीब काफी हद तक इसको जो राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण प्रोग्राम है उसमें लगभग सभी राज्यों को या तो स्टेट कैंसर दिए हैं या टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, जिससे कि इस रोग से लड़ा जा सके। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर तो है ही है, वो भी काफी तेजी से, उनमें भी कैंसर हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी इसमें काफी तेजी से काम कर रही है। सर, टर्शरी केंद्र क्या उत्तराखंड में बने हुए हैं? टर्शरी उत्तराखंड को जो स्टेट कैंसर मिला है वो हम ही को मिला है। हमारे गलद्वानी जो मतलब जो स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट है इसी को उच्चीकृत करके 2019 में हमको स्टेट कैंसर बनाने की केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है और पैसा भी उम्मीद कर दिया है इसमें। तो सर, कितना बड़ा ढांचा इसमें बनना है इस रिसर्च संस्थान में और कौन कौन सी किस तरह की रिसर्च यहाँ पे होंगे? इसमें करीब 19 से 21 विभाग खोले जाएंगे, जिसमें कि लगभग कैंसर का प्रिवेंशन से लेके उसका अवेयरनेस से लेके उसकी रिसर्च, ट्रीटमेंट और आगे जो भी कैंसर की रिसर्च होती है उसमें सारे ही चीजें उसमें कवर होंगी। सर, अभी क्या दिक्कतें आती हैं? अभी यह है कि जैसे पेशेंट को जैसे ब्लड टेस्ट होने हैं, बायोप्सी होती है। सर, कितने दिन में रिपोर्ट आती है इस वक्त बायोप्सी की और कहाँ जाती है वो रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट तो अभी भी बायोप्सी, ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन पूरे जैसे क्योंकि जब हमारा स्टेट कैंसर बनेगा तो एक ही छत के नीचे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के जितने भी कैंसर हैं, तरह तरह के कैंसर हैं, क्योंकि सभी कैंसर के स्पेशलिस्ट यहाँ पे होंगे। सारी कैंसर की जितनी भी
ट्रीटमेंट के डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे होंगे तो पेशेंट को हमको ऐसी स्थिति में फिर बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। जी जी, तो अभी बिल्कुल जैसे पलायन है, लोग बाहर दिल्ली जाते हैं या बरेली जा रहे हैं, और लॉकडाउन में तो काफी बेहतरीन काम आपके संस्थान का रहा है। एक यही था जहाँ पर लोग आ रहे थे क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो कितनी चुनौतियां थी लॉकडाउन के वक्त इतने पेशेंट्स को संभालने की? जी जी, लॉकडाउन के टाइम हमारे पास करीब करीब जितना मरीज हमारे पास रहता है उससे डबल या ट्रिपल मरीज आ गया था हमारे पास। यहाँ पे मतलब बिस्तर के लिए भी हमारे पास 10-15 दिन की वेटिंग थी। और इस बार भी जब ये कोरोना फिर ये दोबारा ओमिक्रॉन वेरिएंट आए, इस बार भी हमारे पास क्योंकि दिल्ली बम्बई से मरीज आ रहा है, क्योंकि एक तो हमारा अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड सरकार में यहाँ पे एक तो आयुष्मान से इलाज फ्री होता है, तो जो मरीज प्राइवेट में इलाज कराता है उसी को यहाँ इलाज वो फ्री मिल जाता है। रेडिएशन यहाँ पे फ्री होता है, कीमोथेरेपी यहाँ पे फ्री होती है। जो बाहर का मरीज है वो यहाँ के इलाज कराना, उसका घर भी है यहाँ पर है तो उसको यहाँ पे फ्री में भी इलाज मिलता है, तो हर वजह से यहाँ पे उसको फायदा होता है। थोड़ा सा जो होमली एटमॉस्फेयर होता है उसको एक अंदर से फीलिंग होती है कि मैं अपने घर में हूँ। मैं अपने घर में हूँ। सर, लोग कौन से स्टेज में यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो जनरली हमारे देश में करीब जो अर्ली स्टेज है, स्टेज क्योंकि कैंसर की 4 ही अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है जिसको अंतिम अवस्था भी कहते हैं। ज्यादातर पहली दूसरी अवस्था के जो मरीज होते हैं वो मुश्किल से 10% के आसपास होते हैं, और जो तीसरी अवस्था के मरीज करीब वो भी मिला के मतलब पहली दूसरी मिला के 10 और तीसरी के करीब 10, और जो चौथी अवस्था के मरीज करीब करीब यहाँ पे 70 से 80% पूरे देश में डायग्नोसिस 70-80% में होता है। स्टेज 4 में ही डायग्नोस पेशेंट होते हैं। तो हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं तभी शायद पहले या दूसरे स्टेज में। हाँ, पहले दूसरे स्टेज में। उसके लिए क्या है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सरकार कैंसर के ट्रीटमेंट में जितना खर्चा कर रही है उसमें अवेयरनेस में भी खर्चा करे, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जैसे कि विदेशों में चलते हैं, तो उससे काफी हद तक जैसे तंबाकू बंद करे, शराब बंद कर दे या बहुत हाई टैक्स लगा दे। मतलब अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि जैसे तंबाकू से होने वाले, अल्कोहल से होने वाले जो कैंसर है वो 30 से 40% तक हम उनको रोक सकते हैं, तो उनको उनसे बचा जा सकता है। सर, क्यों फिर यहाँ पर दोहरा व्यवहार क्यों दिखता है? जब घातक है तो क्यों मार्केट में है? अब ये तो सरकार की, आप लगातार शासन के साथ आपकी बैठकें होती हैं, क्या है नीति? अब ये तो सरकार की नीति है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ इतना ये जरूर है कि तंबाकू से करीब करीब 30 से 40% जो कैंसर है उनको रोका जा सकता है अगर तंबाकू बंद कर दिया जाए तो। सर, इसके अलावा और क्या वजह हैं और कौन से कैंसर आजकल ज्यादा डायग्नोस हो रहे हैं? देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पुरुषों में जो है गले और मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं में बच्चेदानी की ग्रीवा का कैंसर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर में जो पुरुषों में जो सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में वो लंग कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर महिलाओं में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में या ओवरऑल सबसे ज्यादा सीए सर्विक्स। सर, सर्विक्स का तो अगर आसानी से पता चल जाता है तो ये है कि गाँव में अवेयरनेस कम है। पूरे देश में ही अवेयरनेस कम है। एक्चुअली ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे बच्चे दानी सर्विक्स में पैप स्मेयर नाम से एक जांच की जाती है, अगर वो मैंडेटरी सरकार कर दे या स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी स्क्रीनिंग कर दे उसके जरा सा, और साथ में अवेयरनेस के कैंप लगाए या उस पर जोर दे, जैसे महिलाएं स्वयं अपने स्तन का एग्जामिनेशन करें, कोई गांठ होने में तुरंत दिखाएं। कहने का मतलब है किसी भी कैंसर के किसी भी रूप में अगर लोगों को जागरूक ज्यादा किया जाएगा तो काफी हद तक ये चीजें कम हो जाएंगी। सर, कोई गोल अभी रखा हुआ है पूरे शताब्दी का जो था कि 2000 से मनाना शुरू किया, तो अभी कोई गोल है कि इतने तक हमें इतना कम करना है? पूरा देश का गोल यही है कि किसी तरीके से इसको कैसे भी कम किया जाए कैंसर को। लेकिन जो WHO की रिपोर्ट है वो काफी डराने वाली है। WHO तो ये कहता है कि आने वाले 20 साल में जो इसका पर ईयर इंसिडेंस है वो जस्ट इसका 3 से 4 गुना हो जाएगा। इससे सरकारें अपने अपने स्तर पर जो भी हैं, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं, चाहे ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी नई नई बेहतर से बेहतर आ रही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवेयरनेस और स्क्रीनिंग अगर इस पर जोर रहे तो काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो सर, चुनौती ज्यादा क्या है? लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता है या फिर मौतों को कम करना प्राथमिकता है? लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि कैंसर हो ही ना। कैंसर हो ही ना। और दूसरी प्राथमिकता यह है कि मरीजों को फिर हम अच्छा ट्रीटमेंट दें, उनको बचा पाएं, जितना उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। जी सर, कितना फीसद इतने सालों से 2009 से ये संस्थान एस्टेब्लिश है, तो अभी तक कितने मरीजों को आप बचा पाए हैं, कितने लोग बच पाए इससे? देखिए, जो अर्ली स्टेज के मरीज हैं, जो अर्ली स्टेज के स्टेज 1, 2, 3 के स्टेज के मरीज हैं, तो उसमें तो मरीज का जो 5 ईयर सर्वाइवल होता है, स्टेज 1 में 5 ईयर सर्वाइवल 90 से 95% है, स्टेज 2 में वही सर्वाइवल 80% हो जाता है, स्टेज 3 में वही 60% हो जाता है, और स्टेज 4 में वही घट के 10-20% हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो उसमें 100 में से करीब 90-95 मरीज 5 साल आराम से निकाल, ठीक है। तो वैसे ही स्टेज 2 में ऐसा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास ज्यादातर मरीज एडवांस स्टेज के। सर, यहाँ पर दवाइयाँ क्या मुफ्त में मिलती हैं, इंजेक्शन है? जब से सरकार की आयुष्मान की नीति आई है
तब से यहाँ पर कीमोथेरेपी, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको कीमोथेरेपी, जो भी आयुष्मान में आते हैं उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की सुविधा फ्री मिलती है। सर आयुष्मान कार्ड अगर नहीं है तो क्या दरें हैं यहाँ पर रेडियोथेरेपी और कीमो की? वो सरकारी रेट पर, कम से कम रेट्स पे, जो भी सरकारी रेट होता है उसी की दरें रखी गई हैं। सर क्या संदेश देंगे आप पूरे हल्द्वानी शहर के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए? हम तो पूरे देश के लिए ये संदेश देंगे कि ये जो भी जितने भी मादक पदार्थ हैं इससे बचें और इन चीजों को जरा सा अगर छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा है। न खाएं शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, क्योंकि इनसे 40% कैंसर से बच सकता है। अगर केवल तंबाकू ऐसी चीजें 30 से 40% मौतें कम हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि इन चीजों को करें और जरा लोग अवेयरनेस पे ध्यान दें, जरा सा जागरूक रहें, जिससे कि आने वाले समय में इससे कैंसर की विविधता से बचा जा सके। जी सर, गांव में कोई कैंप क्या आपके संस्थान के द्वारा लगाए गए हैं इतने सालों में कभी? हाँ, हमने अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगाते रहते हैं, खासकर रिमोट हमने इधर ये बागेश्वर, धारचूला, इन जगहों पे, मुनस्यारी में कई कैंप लगाए हैं। सर लंग कैंसर या जो ये नए जो कैंसर आए इनकी वजह है क्या, ये खान पान ही है क्या? देखिए, कुछ कैंसर की वजह अलग अलग हैं। कुछ कैंसर खान पान की वजह से हैं, कुछ कैंसर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की वजह से हैं, कुछ कैंसर जेनेटिक भी होते हैं जो कि फैमिली टू फैमिली भी ट्रेवल करते हैं। सर जेनेटिक होता ही होता है क्या? हाँ, जेनेटिक भी होते हैं। कुछ कैंसर वायरस इंड्यूस्ड होते हैं, वायरल डिजीज होती है, उससे भी कैंसर हो जाते हैं। तो अलग अलग कैंसर का एक कारण नहीं है, कैंसर का मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कई कारण हैं कैंसर होने के। तो सर सरकारी तौर पर ही हम बार बार जोर देंगे कि क्या हो रहा है, क्या आगामी योजनाएं हैं। अभी आपने कहा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इतना पैसा अलॉट हुआ है और जल्दी ही आचार संहिता जैसे खत्म होती है तो वो काम शुरू हो जाएगा। सर कितना वक्त लगेगा इस काम को पूरा करने में? इस काम को देखिए, हमारी DPR फाइनल हो गई है, हमको केंद्र से 69 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया है। कुमार हमारा अंतिम चरण का 1 का मामला है, इसमें हमको वो भी मुझे लगता है कि इस महीने के अंत में जैसे आचरण संहिता हमारी खत्म होगी तो हमको शुरू कर देंगे। तो लगभग 2 साल लगेंगे पूरा होने में काम? लगभग 2 साल। तो पूरा स्टाफ उसके बाद यहाँ पर होगा? उसके बाद स्टाफ होगा। उसके बाद जब हमारे पास स्टाफ होगा, हमारे पास मशीनें आ जाएंगी तो हमारे पास ऐसी स्थिति में होंगे कि कहीं मरीज रिफर न हो यहाँ से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रेडियो एक बड़ा माध्यम है लोगों के बीच अवेयरनेस का, तो हम चाहते हैं कि आप रेडियो के जरिए भी लगातार मैसेज देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर KC पांडे जी को, जो कि डायरेक्टर हैं स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। दोस्तों, डॉक्टर KC पांडे का एक सपना था कि ये संस्थान जो है वो बहुत बेहतरीन रूप में खड़ा हो, तो उन्हीं के प्रयासों से जल्द ही आचार संहिता के समाप्त होते ही यहाँ पर काम शुरू होने वाला है और आने वाले 2 सालों में ही हम देखेंगे कि एक बहुत बड़े संस्थान के, एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के बतौर ये संस्थान खड़ा रहेगा और पूरे पहाड़ के लोगों को अपनी सेवाएं देगा। तो डॉक्टर KC पांडे जी से ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी कोने में अगर आप इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल हेलो हल्द्वानी के जरिए इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।